बाकी आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान सुन ही लीजिए और मन को तसल्ली दीजिए। और जानकारों का मानना है कि सरकार ग्रेच्युटी देने से बचना चाहती थी और इसलिए अग्निवीर के नौकरी की सीमा सिर्फ 4 साल ही रखी है। नमस्कार, मैं रमेश झा। एक समय हुआ करता था जब लोग सेना में एक अलग ही जोश के साथ भर्ती हुआ करते थे, क्योंकि इस नौकरी में उसका और उसके परिवार का गौरव छुपा होता था। उस जोश में देश पर मर मिटने का एक अलग ही रंग दिखता था। आप सब जानते ही होंगे कि अब सेना ने अपनी भर्ती प्रक्रिया बदल दी है। मैं सरकार के उस व्यवस्था के बारे में थोड़ी देर बाद बात करूंगा, लेकिन वैसी ही व्यवस्था जो अलग अलग देशों में चल रही है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। और क्योंकि हम लोग इजरायली सेना से बहुत ही ज्यादा प्रभावित रहते हैं, इसलिए मैंने इजराइल का ही आंकड़ा लिया है। सीआईए की वेबसाइट के मुताबिक इजराइल में करीब 1,70,000 जवान सक्रिय सेना का हिस्सा है, जिसमें 1,30,000 जमीनी सेना यानी थल सेना, 10,000 समुद्री सेना यानी नेवी के लोग हैं और करीब 30,000 वायुसेना के जवान हैं। इजरायली सेना में सक्रिय के अलावा करीब 4,60,000 रिजर्व यानी संरक्षित सेना है, जिनको जरूरी होने पर वहां की सरकार काम में लाती है। अगर हम इजरायली सेना में सक्रिय और रिजर्व जवानों की संख्या को जोड़ दें तो करीब 6,30,000 जवान होते हैं। अगर आप इसको इजराइल की जनसंख्या के अनुपात में देखेंगे तो करीब हर 14 नागरिक पर एक जवान है। क्योंकि इजराइल की जनसंख्या बहुत ही कम है और दूसरी नौकरियों की ज्यादा दिक्कत नहीं है, या फिर कहें दिक्कत है ही नहीं, तो ऐसे में लोग सेना में नौकरी करेंगे इसकी संभावना कम हो जाती है। और इसलिए वहां के नागरिकों को कानून के तहत सेना में कुछ साल की सेवा देना अनिवार्य कर दिया गया है। आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि इजराइल की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति भारत से बहुत अलग और जटिल है। इजराइल के लोगों की औसतन आमदनी करीब $58,000 यानी 50 लाख भारतीय रुपए के हिसाब के बराबर है, जो कि किसी भी देश में काफी है। कुछ ऐसी ही स्थिति इंग्लैंड यानी यूके का भी है। वहां करीब 360 नागरिकों पर एक जवान है। अब आपको ये लग रहा होगा कि वीडियो का शीर्षक तो कुछ और है और मैं बातें कुछ और बता रहा हूं। धीरज रखिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अग्निपथ को समझने के लिए आपको इन सभी संदर्भों को ठीक से समझना पड़ेगा। इस पूरे वीडियो में मैं आपको अग्निपथ योजना और अग्निपथ से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। एक विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए। अगर आपको अच्छी जानकारी चाहिए तो थोड़ा सा समय खर्च कीजिए और तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। भारत सरकार अपने लोकसभा के वेबसाइट पर इस योजना के बारे में बताते हुए इजराइल, इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस का जिक्र करती है। और ऐसा लगता है कि सरकार इन देशों की सेनाओं से प्रभावित होकर के ही अग्निपथ योजना लेकर के आई है, जबकि हमारे देश की भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति इन सब देशों से बहुत अलग है। अग्निपथ योजना सरकार द्वारा लाई गई एक नई योजना है और इसके तहत 17.5 से 21 साल तक का युवा सेना में भर्ती होने के योग्य है। इसमें जो युवा भर्ती होगा उसे अग्निवीर कहा जाएगा और इस योजना के तहत अगर आप अग्निवीर बन जाते हैं तो आप भारतीय सेना में 4 साल के लिए नौकरी कर पाएंगे। हमारे देश में सेना में बहाली को एक सपने या जुनून की तरह देखा जाता है। बहुत युवा तो अपने बचपन से ही सेना में भर्ती को अपना लक्ष्य बना लेते हैं। गाजीपुर जिला में एक गांव है गहमर। द वायर में छपे एक लेख के मुताबिक इस गांव के बुजुर्ग ने यह बताया कि गहमर के हर घर से औसतन 1 या 2 लोग सेना में नौकरी करते हैं, लेकिन अग्निपथ के बाद शायद अब ऐसा नहीं रह पाएगा। बहुत बार सेना में भर्ती होने वाले युवाओं की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो बहुत पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और इतनी कम पढ़ाई में सेना एक बेहतरीन विकल्प होता है और सेना की नौकरी से वो अपने पूरे परिवार को आर्थिक सुरक्षा दे पाता है, जो कि किसी भी प्राइवेट नौकरी में संभव नहीं है। अग्निपथ योजना के बारे में युवा पूरी तरह से जान रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी एक ऐसी मजबूरी की तरह सामने खड़ी है कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने आप को और अपने परिवार को कम से कम 4 साल के लिए आर्थिक सुरक्षा दे देना चाहते हैं। चाहे सेना में जाने का कोई भी कारण हो, लेकिन इन सभी कारणों में आपको एक सामान्य कारण दिखेगा
और वो है इन युवाओं में अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाह और देशभक्ति का भाव। पहले वाली भर्ती प्रक्रिया में नौकरी के दौरान जैसे जैसे समय बीतता जाता था, परिस्थिति बदलती रहती थी और फिर ये नौकरी किसी भी जवान के लिए अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने का एक बेहतरीन तरीका होता था। और सभी नौकरियों में ये होता है और बहुत स्वाभाविक है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि जवानों के मन में समय के साथ देशभक्ति की भावना कहीं से भी कम हो जाती थी या है। चाहे जवान किसी भी उम्र में होते थे, वो कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते थे। और ऐसे में सरकार का ये धर्म है कि वो अपने सेना और उसके परिवार की जिम्मेवारियों को उठाए और ऐसा करके वो किसी पर एहसान नहीं कर रही है या करेगी। असली धर्म तो यहाँ है। ऐसा बिल्कुल संभव है कि लंबे समय तक सेना के परिवार की देखभाल करने में सरकार पर बहुत बड़ा वित्तीय बोझ पड़ता है और ये समझा जा सकता है। लेकिन इस वित्तीय बोझ को कम करने के दूसरे तरीके ढूंढने होंगे। मेरा एक सलाह है, सरकार बड़े उद्योगपति के बैलेंस शीट को ठीक से ईमानदारी से चेक करवा ले। बहुत सारी समस्या तो यही खत्म हो जाएगी। मेरे दिमाग में एक बात खटक रही है कि आखिर सेना और सरकार ने नौकरी की समय सीमा 4 साल ही क्यों रखी? वो इसे 5 साल या 6 साल भी रख सकते थे। यह समझने के लिए मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। दरअसल कंपनी या संस्था आपकी लंबी सेवा के लिए धन्यवाद के रूप में अपनी कृतज्ञता को ग्रेच्युटी के रूप में देती है, जो कि एक अच्छी खासी रकम होती है। लेकिन इस फायदे को पाने के लिए आपकी नौकरी उस संस्था में कम से कम 5 साल होनी चाहिए। और जानकारों का मानना है कि सरकार ग्रेच्युटी देने से बचना चाहती थी और इसलिए अग्निवीर के नौकरी की सीमा सिर्फ 4 साल ही रखी है। और अगर ऐसा नहीं है तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आगे आना चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर किस तर्क से उन्होंने नौकरी की समय सीमा 4 साल रखी है। कहीं ये 4 नंबर किसी दूसरे मास्टर जी से तो नहीं आया है? अभी कुछ समझ में आ रहा है आपको? और ज्यादा समझने के लिए कभी मौका मिले तो पूर्व थल सेना प्रमुख के द्वारा लिखी गई 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पढ़िएगा, अगर सरकार ने छपने की इजाजत दे दी तो। सेना का मानना है कि अग्निपथ योजना के कारण भारतीय सेना की औसत उम्र 32 से घट के 26 हो जाएगी और सेना में और जोश आ जाएगा। लेकिन सिर्फ औसत उम्र 26 हो जाने से सेना और मजबूत हो जाएगी, ये बात कहने का क्या आधार है? क्या सेना को सिर्फ नौजवान अग्निवीरों की ही जरूरत है, अनुभवी सिपाहियों की नहीं? आखिर रक्षा मंत्रालय किस आधार पर यह बात मान रहा है कि 26 या 27 साल तक के लोग ही बहुत जोश से अपना काम करते हैं? कोई तो आधार होगा, किसी तरह की शोध कराई गई होगी या किसी और तरह का डेटा होगा। अगर कुछ ऐसा है तो सरकार और सेना को सामने आके बताना चाहिए और इसमें छुपाने जैसी कोई बात ही नहीं है। 2023 में करीब 46,000 अग्निवीर की बहाली हुई। अब सरकार के हिसाब से अग्निवीर में से बेहतरीन 25% को ही सेना अपने यहां नियमित तौर पर या कहें कि पूरे समय के लिए रखेगी। अब यहां कुछ सवाल उठता है। पहला, कि बेहतरीन किसे माना जाएगा? उसे जो अधिकारी की बात मानेंगे या उसकी सेवा करेंगे, या फिर उसे जो सेना के कानून के हिसाब से अपना काम करेंगे? कृपया सेना किताबी जानकारी ना दे और इस विषय पर गंभीरता से विचार करें, क्योंकि सेना के लोग जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं और खास करके थल सेना के लोग। दूसरा, कि अग्निवीर के बेहतरीन होने का रिपोर्ट कौन बनाएगा? क्या वही अधिकारी जिसके तहत वो काम करेगा या कोई और अगर वही अधिकारी जिसके तहत वो काम कर रहा है तो सेना इसे कैसे सुनिश्चित करेगी कि अग्निवीर की रिपोर्ट बनाते समय कोई भेदभाव नहीं हुआ हो? और अगर ये सब ठीक से हो भी जाता है तो भी अग्निवीर नियमित श्रेणी में आ जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सरकार ज्यादा से ज्यादा 25% को ही नियमित करेगी। इस बिंदु को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सेना पहले ही मान रही है कि अग्निवीर में से 25% तक को ही नियमित सेना में भर्ती करेगी। तो इसका अर्थ यह हुआ कि बेहतरीन की एक अलग श्रेणी है और वो श्रेणी पूरी अवधि की नौकरी वाले सैनिक हैं। अगर वो नेवी में है तो नौकरी का कार्यकाल 15 साल है, थल सेना में है तो 17 साल है और वायु सेना में है तो 20 साल है। तो आखिर सेना और सरकार अग्निवीर की भी भर्ती बेहतरीन श्रेणी यानी पूरे कार्यकाल वाले श्रेणी में क्यों नहीं करती?
क्या सेना को बेहतरीन लोग नहीं चाहिए? ऐसी ही बातों से सरकार पर सवाल उठ रहा है और सरकार के पास इन सब बातों का कोई तर्कपूर्ण जवाब नहीं है। कम से कम मैंने तो नहीं सुना है। और अगर आप जानते हैं तो मुझे जरूर ध्यान दिलाइएगा। तीसरा सवाल, सेना के कैंपस में दो तरह के जवान हैं। एक वो जो 15, 17 या 20 साल वाली नौकरी व्यवस्था का हिस्सा है और अपने आप को बेहतरीन फुल टाइमर मानते हैं। दूसरा वो जो पहले से ही अपने आप को 4 साल वाला या टेम्पररी मानता है और वो भी अपने आप को 15, 17 या 20 साल वाली सीढ़ी पर खड़ा देखना चाहता है। अगर आप इसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप अपने ऑफिस में काम करने वाले परमानेंट कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा पर काम करने वाले कर्मचारी के बीच में फर्क को देखिए। जो कर्मचारी संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर है वो फैसला लेने में बहुत डरता है। अगर आप दोनों के मनोविज्ञान को समझेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों के काम करने के तरीके में बहुत फर्क होता है। इस मनोवैज्ञानिक असमानता से सेना कैसे निपटेगी? क्या सेना ने स्वतंत्र रूप से ऐसा कोई मनोवैज्ञानिक शोध करवाया है? जो युवा आज अग्निवीर बन रहे हैं, क्या ये अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए या फिर अपने गांव समाज के लिए प्रेरणा बन पाएंगे? आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि सेना में नौकरी समाज में मान मर्यादा के अलावा उनके पूरे परिवार को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा भी देता है। जब ये सुरक्षा हट जाएगा तब भी क्या लोग जुड़ना चाहेंगे? अब अग्निवीर के 4 साल के बाद बेरोजगारी के गणित को समझते हैं। मान लेते हैं 45,000 अग्निवीर 2023 में नौकरी पर लगे और अगर सेना ने अपने अधिकतम सीमा जो कि 25% है, अगर वो पूरे 25% को भी नियमित कर देती है तब 2027 में 33,750 अग्निवीर की नौकरी खत्म हो जाएगी और वो बेरोजगार के लाइन में खड़े रहेंगे। और अगर 25% से कम को नियमित किया तो बेरोजगार अग्निवीर की संख्या और भी ज्यादा रहेगी। फरवरी 2023 में द इकोनॉमिक टाइम्स में छपे खबर के अनुसार पूरे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में करीब 83,000 पद खाली है। सरकार एक बार या एक साल में तो इसे भरेगी नहीं। और अगर ये मान भी लें कि सरकार 20,000 पदों को एक साल में भरती है, हालांकि इसकी संभावना ना के बराबर है, तो भी इसका 10% होता है 2,000। इसका मतलब बहुत से बहुत 2,000 अग्निवीरों को यहां नौकरी मिल पाएगी। अब बचे 31,750 अग्निवीर। रक्षा मंत्रालय ने 10% आरक्षण की बात कही थी और उनकी वेबसाइट पर जो जानकारी उपलब्ध है उसके हिसाब से उनके यहाँ करीब 8,500 पद खाली हैं। अब 10% आरक्षण के हिसाब से 850 अग्निवीर को यहाँ नौकरी मिल जाएगी, बहुत से बहुत। और अब बचे करीब 30,900 अग्निवीर। कुछ राज्य सरकारों ने जरूर कहा है कि वो अग्निवीर को अपने यहाँ कुछ नौकरियों में प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कोई आरक्षण या लिखित आश्वासन नहीं दिया है। सरकार की बात पर आप कितना भरोसा करना चाहते हैं, आप खुद तय कर लीजिए। प्राइवेट कंपनियों ने अग्निपथ स्कीम को एक अच्छा स्कीम बताया है और अपना समर्थन भी दिया है और ये बहुत अच्छी बात है। मेरा एक सवाल बड़े बड़े उद्योगपतियों से है कि वो अपने कंपनी में इन अग्निवीरों को क्या नौकरी देंगे और कितने लोगों को दे सकते हैं और क्या तनख्वाह देंगे, ये बताने का कष्ट करेंगे वो? और क्या उसे वही सामाजिक सुरक्षा दे पाएंगे जो उन्हें उस सरकारी नौकरी से मिलता, जो सरकार की धुंधली नीति के कारण नहीं मिल पा रहा है? बाकी आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान सुन ही लीजिए और मन को तसल्ली दीजिए। सेना की ट्रेनिंग में पहला डिसिप्लिन, दूसरा आज्ञा का पालन करना। जब वो ट्रेनिंग लेगा और 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा, 17.5 साल से 23 साल तक की उम्र। यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल। 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। नेताजी के भक्तिपूर्ण विचार तो आपने सुन ही लिए। वो आपको कहां और कैसी नौकरी देने का इरादा रखते हैं खुद ही समझ लीजिए। इतनी गणित के बाद भी आप पाएंगे कि करीब 30,000 अग्निवीर बेरोजगारों की लाइन में खड़े रहेंगे या बैंक से लोन लेने के लिए धक्के खा रहे होंगे। अब बात करते हैं अग्निवीर को मिलने वाली तनख्वाह की या सैलरी की। अग्निवीर को मिलने वाले पहले साल की तनख्वाह है 30,000 रुपए प्रति माह, जिसमें से 9,000 अग्निवीर कॉर्पस फंड के लिए कट जाएगा और उसमें सरकार भी अपने 9,000 जोड़ेगी और वो अग्निवीर को रिटायर होने के बाद मिल जाएगा।
तो कुल मिला के पहले साल हर महीने अग्निवीर के हाथ में 21,000 रुपए आया करेगा। इसी तरह से दूसरे साल उनके हाथ में 33,000 मिलता है, लेकिन कट के 23,100 ही आता है। और चौथे साल उनको 40,000 मिलता है और हाथ में 28,000 ही आता है। जो अग्निवीर होते हैं उनमें से अधिकतर या तो गरीब घर के बच्चे होते हैं या मध्यम वर्गीय परिवार से। तो क्या आज की महंगाई में इतने रुपए काफी हैं एक पूरे परिवार को चलाने के लिए? यह सवाल उनके लिए है जो मोदी भक्ति में सच्चाई से कोसों दूर खड़े होकर के बिना सोचे समझे हर चीज को अच्छा कहने लगते हैं। यह ध्यान रखिएगा कि अग्निवीर को नौकरी खत्म होने के बाद सरकार द्वारा कैंटीन और मेडिकल की सुविधाएं नहीं मिलती हैं। अब इतनी तनख्वाह को अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। पहला कि सरकार की नजर में 30,000 एक अच्छी खासी तनख्वाह है और सरकार ये बात मान रही है कि आए दिन जो ये बात होती है कि अच्छे दिन आ गए और लोगों की आमदनी बढ़ गई है, ऐसा कुछ नहीं है और आज भी 30,000 कमाने वाले सरकार की नजर में अच्छे माने जा रहे हैं। और दूसरा कि इससे एक ये इशारा भी किया जा रहा है कि प्राइवेट कंपनी अपने यहाँ काम करने वाले मुलाजिमों की तनख्वाह इतने तक या इससे भी कम रख सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज इन तनख्वाह को अपने यहाँ एक मानक की तरह इस्तेमाल करते हैं और नए कर्मचारी को इसी तनख्वाह के आसपास देने की कोशिश। तीसरा कि 4 साल की नौकरी के बाद भी अग्निवीरों की तनख्वाह प्राइवेट कंपनी में करीब वही 40,000 के आसपास ही होगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों को यह बात पता होगी कि अग्निवीर की अंतिम तनख्वाह क्या थी। और आप जानते हैं कि प्राइवेट कंपनी तनख्वाह तय करते समय पिछली तनख्वाह पर नजर रखती है। और क्योंकि ज्यादातर अग्निवीर एक गरीब परिवार से या मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, उनके पास प्राइवेट कंपनियों द्वारा कम तनख्वाह वाले नौकरी करने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचेगा। ध्यान रखिएगा कि ज्यादातर प्राइवेट कंपनी पैसा बचाने और अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अभी हाल ही में संसद में दिए अपने भाषण में राहुल गांधी अग्निवीर को मरणोपरांत दिए जाने वाले सहायता राशि के बारे में बात कर रहे थे और उनकी बात को गलत बताते हुए राजनाथ सिंह भी अपना पक्ष रखते हैं और रखना भी चाहिए। और दूसरे ही दिन सेना की तरफ से सफाई आ जाती है। हालांकि सेना को सफाई में अग्निवीर के परिवार को भेजे गए राशि का स्टेटमेंट दिखा देना चाहिए, क्योंकि अग्निवीर के परिवार वाले अपनी बात को वीडियो पर रख रहे थे। अब दोनों में से कोई एक तो गलत बोल रहा था। क्या सेना उस पैसे की भी बात कर रही थी जो बीमा कंपनी द्वारा दिया गया था? सरकार को यह साफ करना चाहिए कि अग्निवीर को मरणोपरांत जो राशि दी जाती है वो सरकार द्वारा दी जाती है बीमा कंपनी द्वारा। अगर बीमा कंपनी द्वारा दी जाती है तो फिर सरकार उस राशि पर अपना दावा क्यों करती है? हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध में रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों को अपनी तरफ से लड़ने वाले सेना की कमी पड़ गई थी और फिर दोनों देशों ने वहां की युवाओं को जबरदस्ती सेना में बहाल किया। हमारी सीमाओं पर भी एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ पाकिस्तान, और अगर कभी युद्ध के हालात बने तो क्या हमारे पास पूरी मात्रा में संख्या बल होगा और क्या उस संख्या बल के पास जरूरी अनुभव होगा? कहीं हम अधूरे अनुभव वाले युवाओं के सहारे तो युद्ध में जाने की गलती तो नहीं करेंगे? ऐसी बहुत सारे सवाल हैं जो वर्तमान की स्थिति में उभरते हैं और इन सभी सवालों का जवाब सेना को जनता के सामने रखना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ सेना की नहीं है, इसमें पूरा देश युद्ध के अग्निकुंड में आहुति की तरह दिया जाएगा। सरकार से सवाल है, क्या सरकार डिफेंस का कोई बड़ा उपक्रम किसी कंपनी को बेचने या ठेके पर देने जा रही है? और अंत में सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, देर से ही सही लेकिन एक खास धर्म के लोगों को चिन्हित करके उसे आर्थिक तौर पर कमजोर बनाने की चालाकी भरे आदेश पर रोक लगाने के लिए। नमस्कार।